तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो हमारी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, लेकिन इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बारे में और जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है और आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को कैसे डिफ़ाइन किया और उन्होंने स्पेस टाइम का एक कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि जो हमारा स्पेस और टाइम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर आप स्पेस में कुछ चेंजेस करोगे या छेड़छाड़ करोगे तो टाइम में भी ज़रूर उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब आप बोलोगे कि यार स्पेस टाइम में स्पेस क्या होता है। तो जैसे जितनी भी चीज़ें हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम स्पेस बोल सकते हैं, और टाइम तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम इंटरकनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को किस तरह देखा वो मैं अब आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्रेविटी का जिसने सबसे पहले पता लगाया था वो थे हमारे न्यूटन। उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था और उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उन्होंने उसकी वैल्यू भी दी थी जो आपने फार्मूले में सुना ही होगा बहुत सी जगह, F=G m1m2/r²। पर वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए थे कि जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाती है, ग्रेविटी पैदा कैसे होती है। तो न्यूटन तो इस थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाए। अब हमारी कहानी आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जहाँ आइंस्टाइन सर ने ग्रेविटी को डिफ़ाइन करने का एक बिल्कुल ही अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा था, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा कैसे और उसको प्रूफ कैसे किया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आइंस्टाइन का ग्रेविटी को देखने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारा एम्प्टी स्पेस है वो स्पेस और टाइम का फैब्रिक है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा एम्प्टी स्पेस है उसमें स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक है, एक मैट्रेस टाइप है जो कि पूरे स्पेस में बिछी हुई है। तो उनका ये मानना था अगर हम उस मैट्रेस पर किसी भी हैवी प्लैनेट को या जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, वो उस पर रखेंगे तो प्लैनेट्स के वेट के कारण, वो मास के कारण जो हमारा स्पेस और टाइम का मैट्रेस है या फिर जो फैब्रिक है वो नीचे दबेगा, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है वो हमारे स्पेस टाइम के जो मैट्रेस है उसको वॉर्प करेगा। इससे आप किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक बेडशीट है, उसको आपने चारों तरफ से बांध दिया है, उसके बाद आपने उस बेडशीट के बीचों बीच एक पत्थर रखा, तो आप क्या नोटिस करेंगे, उस पत्थर के वेट के कारण वो बेडशीट पूरा बेंड हो जाएगा, और उसके बेंड होने के कारण आप देखेंगे कि जो हमारा बेडशीट है उसमें एक स्लोप क्रिएट हो रहा है। तो बस यही आइंस्टाइन ने बताया था कि ऐसे ही सेम टू सेम जैसे इस बेडशीट वाले केस में हो रहा है, हमारे स्पेस टाइम का भी एक स्लोप बन जाता है, और उस स्लोप के वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके उधर उधर वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटी काम करती है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्पेस और टाइम का फैब्रिक है, ये जो आपको डायग्राम्स और अलग अलग यूट्यूब वीडियोस और चैनल्स में दिखता है वो सब 2D में होता है। 2D में इसलिए होता है ताकि आपको समझ में आए, जबकि ये जो असलियत में है वो ये सब पूरा 3D में हो रहा है। 3D में जो हमारा स्पेस टाइम की जो फैब्रिक है वो पूरा 3D में बसा हुआ है, और उसके बाद ये सब चीज़ें होती है। पर आपको आसानी से समझाने के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है, असल में ये सब हो रहा होता है 3D में। तो अब आप समझ गए आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को कैसे डिफ़ाइन किया। अब हम जानते हैं कि आइंस्टाइन को इस बारे में आइडिया कैसे आया या उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कैसे किया। तो अब हम कहानी को आगे लेके जाते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब जो मैं आगे का आपको बताने वाला हूँ वही मेन खेल है, वहीं से सारी बातें शुरू होती है। ये जो उसके पहले मैंने आपको समझाया वो तो उसके बाद की बात है, पर शुरुआत यहीं से हुई है। तो ये जानने से पहले हमें कुछ रूल्स समझना होगा लाइट और ग्रेविटी के। तो सबसे पहले अब हम आते हैं लाइट के बारे में। तो अब लाइट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो एकदम ही कांस्टेंट है। मतलब वो यूनिवर्स का एक लॉ है कि लाइट की स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लाइट से ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं होता है, और लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टाइन का और जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो लाइट है उसकी स्पीड को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट होती है लाइट की स्पीड। यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कॉमन होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको थोड़ा और जानना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाइम डायलेशन का, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ऐसे ही लाइट की एक सेकंड प्रॉपर्टी भी है। लाइट की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हमेशा
क्लोजेस्ट पाथ चूज़ करता है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि जो सबसे पास वाला रास्ता होगा उसे ही लाइट चूज़ करेगा ट्रैवल करने के लिए। तो अब हम सेकंड बात करते हैं ग्रेविटी की। तो आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी और कुछ नहीं बस एक एक्सेलरेटेड फोर्स है जो हमें नीचे की ओर खींच रहा है। तो आइंस्टाइन का ये कहना था अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हम पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ। तो उनका ये कहना था ग्रेविटी जस्ट एक फोर्स है, अगर हम अर्थ पे हैं और हम पे वो एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम ऐसे ही सेम फेक ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक रॉकेट पर जाएं और उसे ऊपर भेजें 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, और वो जो हमारा रॉकेट है वो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल दूर है, मतलब उस पर कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है, तो हम पाएंगे कि जैसा हमें अर्थ में फील हो रहा था वैसे ही हमें सेम रॉकेट में भी फील होगा। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो जस्ट एक फोर्स है और कुछ नहीं। तो अब ये दो चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ कैसे किया या उन्होंने इसके बारे में सोचा कैसे। तो अब आइंस्टाइन ने एक केस सोचा, आप भी इमेजिन करिए जैसे कि एक हमारा ऑब्जर्वर है या एक लड़का है, वो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है और वो रॉकेट स्पेस में है और वो रॉकेट ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यानी कि इसके अंदर जो लड़का बैठा है वो सेम टू सेम वैसा ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जैसा वो अर्थ पे करता था ग्रेविटी का। तो इससे हम कह सकते हैं रॉकेट के अंदर भी अर्थ वाली ग्रेविटी जनरेट हो गई है। और अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लड़का है वो रॉकेट के अंदर एक रूम बना हुआ है, उसके अंदर खड़ा हुआ है और उसके पास एक लेज़र लाइट भी है और उसके सामने एक वॉल है। तो उसने क्या किया, जो लेज़र लाइट है उसे सामने वाली वॉल पर थ्रो किया। तो उसने नोटिस किया कि जो लेज़र लाइट है वो बेंड हो रही है नीचे की तरफ, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा वॉल वाला एरिया है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और जो हमारी लेज़र लाइट है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके इससे टकरा रही है। तो क्योंकि वॉल भी ऊपर जा रही है और लेज़र लाइट से परपेंडिकुलर टकरा रही है, जिसके कारण वो बेंड हो जा रही है। वो बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि वॉल भी ऊपर जा रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लेज़र लाइट है वो उस वॉल पर बेंड होगी। तो अब जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ वहीं पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो अब हम उसी कहानी को अर्थ पर लेकर के आते हैं, यानी कि अब जो वो लड़का है वो अर्थ पे है और वो रूम भी सेम है और वो जो लड़का है उसके हाथ में वही लेज़र लाइट है और वो जो वॉल है वो उससे उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी रॉकेट पर थी, और अब वो उस लेज़र लाइट को उस वॉल पे थ्रो करता है। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या लाइट को सीधा जाना चाहिए या लाइट बेंड करनी चाहिए? तो अगर आप ऐसे जनरल कॉमन सेंस से सोचोगे तो आप बोलोगे कि लाइट को सेम हाइट पे रहना चाहिए, यानी कि लाइट को सेम ट्रैवल करना चाहिए। तो अगर लाइट सीधी चली गई तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो गया तो पूरा रूल ब्रेक हो जाएगा ग्रेविटेशन का जो आइंस्टाइन ने दिया था। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि रॉकेट में भी सेम अर्थ वाली ग्रेविटी उन्होंने क्रिएट की थी या जनरेट की थी, तो जो रॉकेट में हो रहा था वही सेम अर्थ में होना था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ग्रेविटेशन का रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, जो आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी इज़ जस्ट एन एक्सेलरेशन और फोर्स। तो ये रूल ब्रेक नहीं होता है। तो जो हमारी लाइट है वो बेंड करके जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाइट यहाँ पर बेंड होती है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी पहले एक लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करती है ट्रैवल करने के लिए, और जो कर्व वाला हिस्सा है वो कहीं से कहीं तक हमें शॉर्टेस्ट तो लग नहीं रहा है उस स्ट्रेट लाइन के मुकाबले। तो आइंस्टाइन ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि क्या पता जो हमारी लाइट है वो शॉर्टेस्ट पाथ को ही ट्रैवल कर रही है, उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कर्व्ड ही है इस अर्थ के लिए। और अगर हम हमारी अर्थ को दूर से देखें और उसके स्फीयर वाले शेप पर ध्यान दें तो इससे हमको पता चलेगा कि अर्थ का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमेशा कर्व ही हो सकता है, क्योंकि अर्थ का शेप ही इस तरीके का है। तो इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा आइंस्टाइन ने कि जो भी हमारा प्लेनेट होता है उसके पास मास होता है, वो उस एनर्जी की वजह से जो हमारा स्पेस टाइम का कर्व उसको बेंड कर देता है, और उस बेंडिंग की वजह से जो हमारी लाइट है वो भी बेंड हो जाती है। तो इस पूरी चीज़ से आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को रखा। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उससे बहुत सारी टाइम डायलेशन की चीज़ें भी बाहर आती है। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए हमारे स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है उस पर अर्थ रखी हुई है, और उसके कारण जो हमारा कर्वेचर है स्पेस टाइम का वो बेंड हो रहा है, यानी कि जो अर्थ है वो हमारे स्पेस टाइम की फैब्रिक को वॉर्प कर रही है। तो वॉर्पिंग की वजह से क्या होता है, मान के चलिए
ये जो वार्प वाला हिस्सा है वो है हमारे पास, और जो वार्प वाला हिस्सा नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ जो हमारे स्पेस टाइम का फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई मास और एनर्जी है उसको बेंड करने के लिए, तो वो वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा है। बट जहाँ अर्थ रखी हुई है वो वाला हिस्सा पूरा बेंड है। तो मान के चलिए हमें पॉइंट ए से बी जाना है। तो अब इन दोनों सिचुएशन जिसमें स्पेस टाइम का कर्व बेंड है और एक में एम्प्टी स्पेस में जिसमें स्पेस टाइम का कर्व सीधा है, उसमें हमें पॉइंट ए से बी जाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो हमारी सेम ही रहेगी, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो हमारा d है डिस्टेंस, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा कर्व वाला हिस्सा है उसमें a से b की डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिस्सा कर्व है। तो जो हमारा एम्प्टी स्पेस वाला रीजन है उसमें a से b का डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कर्व सरफेस वाला हिस्सा है उसके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कर्व सरफेस वाला हिस्सा है वहाँ पर टाइम धीरे बीतेगा एज़ कम्पेयर टू जो एम्प्टी स्पेस वाला हिस्सा है। जिससे हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो स्पेस टाइम का कर्व है वो जितना बेंड होगा, यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो जितना भारी और जितना एनर्जी वाला होगा, उसके पास जो हमारा टाइम है वो उतना ही ज़्यादा धीरे चलेगा। तो इससे हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत दूर रहते हैं, वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही साइंटिस्ट उस सैटेलाइट का टाइम नोट करते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो सैटेलाइट का टाइम है वो अर्थ के टाइम से थोड़ा ज़्यादा आगे है, यानी कि वो अर्थ के टाइम से थोड़ा जल्दी चल रहा है, यानी कि उसकी घड़ी अर्थ की क्लॉक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर रही है। तो वो जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट के कारण होता है, क्योंकि जिस चीज़ के पास ग्रेविटी है, यानी कि जो चीज़ जितना स्पेस टाइम के कर्व को बेंड कर रही है, वो वहाँ जो हमारा टाइम है वो इतना ही धीरे चलेगा